वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। हम लोग बात करने वाले हैं आज क्लास 12th में यूनिट नंबर 1 जो हमारा नेशनल इनकम है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम लोग समझ चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इनकम कैसे जनरेट होती है। हमें यह पता है कि भैया बिना गुड्स को बनाए इनकम को जनरेट नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों ने सबसे पहले नेशनल इनकम को पढ़ा, फिर हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ा और हम लोगों ने पढ़ा कि गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। बट आप ये बताइए कि इकोनॉमी जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है। तो देखा जाए तो हमारे पास मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं। यहां पे मेनली देखा जाए तो यहां पे पहला जो सेक्टर होता है वो हम लोगों का होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पे हाउस होल्ड। और दूसरा जो सेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे फर्म। तीसरा जो सेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे गवर्नमेंट। अब यही 3 हमारे लिए काम के हैं क्योंकि कोर्स बुक में हमारे पास इतने ही हैं, बट हमें पता तो चारों होना चाहिए ना दोस्तों। क्यों पता होना चाहिए भाई कि सर ने बोला है 4 सेक्टर और बता रहे हैं 3 सेक्टर, ये तो गलत बात है ना भाई। तो बताना है पूरे सेक्टर चाहिए। तो जो चौथा सेक्टर है उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन सेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे 4 सेक्टर्स आ गए। अब ये जो चारों सेक्टर है इसमें कुछ ना कुछ लेन देन तो होगा भाई। तो जो लेन देन होता है डिफरेंट सेक्टर्स में आज हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से 2 सेक्टर्स के बीच में लेन देन होता है। बिना लेन देन करे कॉमर्स में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है भैया। यहां पे हम लोगों को पता है कि एक वर्ड जो है वो मार्केट में भी हम लोग ये बोलते हैं कि 2 लोगों की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। पहला जो हो गया वो ये हो गया कि भाई जो बेचने आया है चीजों को उसको हम लोग बोलते हैं सेलर। एक बंदा खरीदने आया है जिसको हम लोग बोलते हैं बायर या परचेजर। तो ये दोनों अगर मार्केट में होंगे तभी तो चीजों को खरीदा या बेचा जाएगा। पॉसिबिलिटी ये दोनों सेक्टर्स पे ही डिपेंड करती है, मतलब सेलर और बायर पे, तभी तो हम लोग उसको मार्केट बोलेंगे। इसी तरीके से हमारे यहां जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आते हैं तो हमारे पास 3 अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग टाइप के सेक्टर्स के बीच में हम लोग को एक्सचेंज देखना है। पहला अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे तो पहला जो सेक्टर है वो है इन अ सिंपल इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो 2 सेक्टर्स के बीच में हम लोग एक्सचेंज करवाएंगे, मतलब हाउस होल्ड और हम लोग फर्म के बीच में एक्सचेंज करवाएंगे। हाउस होल्ड कुछ अपनी चीजें फर्म को देगा, फर्म उसके बदले में कुछ चीजें हाउस होल्ड को देगा। दूसरा हम लोग बात करने वाले यहां पे 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट का मतलब ये हो गया कि भैया जहां पे चीजों का एक्सचेंज होता है। बट सर आपने एक वर्ड जोड़ दिया यहां पे, क्या जोड़ा दोस्तों मैंने? फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल का मतलब यह होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे। फाइनेंशियली का मतलब पैसे से अगर आपका सपोर्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका फाइनेंशियल हेल्प। तो भैया फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल गई यहां पे। तो ऐसे ही फर्म को भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है और हाउस होल्ड को भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है। इन दोनों को जब फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो ये किसके पास जाते हैं? तो भैया ये जाते हैं हमारे सेंट्रल बैंक के पास, या तो हमारे सेंट्रल बैंक को हम लोग एक और नाम देते हैं भैया आरबीआई। और क्या नाम दे सकते हैं सर? बैंकर्स बैंक। और क्या नाम दे सकते हो सर? तो हम लोग बोलते हैं कि भैया सुप्रीम बॉडी, एपेक्स बॉडी। तो ये सारे जो सिनोनिम्स है ये क्या है भैया? आरबीआई के सिनोनिम्स है। बट इसके नीचे इसका छोटा सा बच्चा भी काम करता है जिसको बोलते हैं हम लोग बैंक। तो बैंक अपने आप में करता क्या है? बैंक का एक ही काम है पैसा एक्सेप्ट करना, मतलब एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट और लेंडिंग द लोन्स। आपको लोन देने का काम करेगा और आप लोग जो भी पैसा दे रहे हैं वो चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेगा। बिल्कुल भी इसको कोई दिक्कत नहीं है पैसा लेने में। हाँ देने में थोड़ा नाटक करता है बट लेने में कोई दिक्कत नहीं है भाई इसको, ठीक है ना। तो बैंकिंग का भी सिस्टम है, समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग सारे इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जो कि मेनली आपको पैसे से सपोर्ट करेंगे। फिर हम लोग स्विच करेंगे भैया 3 सेक्टर इकोनॉमी में। हम लोगों ने कहा था बेस पिलर जो है हमारे वो 2 है, हाउस होल्ड और फर्म। बट हाउस होल्ड और फर्म दोनों की कहानी कहां अटक जाती है? जाके अटक जाती है भैया सरकार पे। बिना सरकार के कोई भी काम नहीं होगा। सरकार साम नाम दंड भेद सब लगा देती है भाई, और वो सबके लिए है, वो हाउस होल्ड के लिए भी है और वो फर्म के लिए भी है। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग ऐड ऑन करते हैं एक और सेक्टर को जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे? इसको हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर। तो चलिए आज का सफरनामा स्टार्ट करते हैं। हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में हम लोग डिफरेंट इकोनॉमी में हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग सेक्टर के बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सचेंज होता है, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे हम लोग यहां पे कि बहुत ही
इजी वे में समझे और एग्जाम में ये सारी चीजें आपको याद रहे, ठीक है ना। चलिए, तो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है दोस्तों। टॉपिक का नाम क्या रख दिया था भैया अपन ने? तो सर आपने ही तो नाम दिया था। क्या नाम दिया था भाई? मैंने नाम दे दिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो अलग अलग इकोनॉमी में किस तरीके से मूव करती है, इसकी हम लोगों को चर्चा करनी है भाई। चलिए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना भाई, यहां पे बिल्कुल शांति से एकदम इत्मीनान से चीजों को समझना है। टेंशन इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये सारी चीजें आपने पहले के लेक्चर्स में पढ़ी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो। तो जब हम लोग यहां पे बात करेंगे इन अ सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में, तो यहां पे जो दो सेक्टर्स है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो रिलेशन क्रिएट होगा वो होगा मेनली यहां पे रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो के हेल्प से। ठीक है भाई। चलिए, तो भाई सिंपल इकोनॉमी में ये दोनों फ्लो को हम लोग क्या करेंगे भैया? इंटरमिंगल कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ओके, चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं कि होता क्या है ये। चलिए, इट इज अज्यूम्ड दैट, ये माना जाता है कि द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी, जो भी हमारे पास पैसा आया है, जो भी हम लोगों ने पैसा कहीं से अर्न करा है, कमाया है, मतलब हम लोग यहां पे इसको नेशनल इनकम भी बोल देते हैं भाई। और नेशनल इनकम की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या थी भाई? इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और बाय द फॉरेनर्स इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे कुछ पैसा कमाया और हमारे पास कुछ पैसा आया, विच इज पेड बाय द फर्म एज फैक्टर पेमेंट। बट यहां पे ये जो पैसा दिया गया है, ये पैसा देने वाला जो सेक्टर है उसका नाम है भाई फर्म। हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट भी यहां पे इसको बोल सकते हैं। इज गिवन बैक बाय द फैक्टर ओनर्स। ठीक है, अब ये जो फैक्टर ओनर्स है, इन लोगों ने ये पैसा फिर से खर्चा करना शुरू कर दिया भाई। हाउस होल्ड के पास जो पैसा जाता है वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको पैसा चाहिए, और वो जो पैसा खर्चा करेगा नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसको हम लोगों ने नाम दिया था कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, टू द फर्म एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब फर्म से पैसा हाउस होल्ड के पास आएगा, हाउस होल्ड उसको खर्चा करेगा और वापस किसके पास पहुंच जाएगा? यहां पे फर्म के पास पहुंच जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फ्लो, अब फ्लो के हिसाब से फर्स्टली द फर्म वुड पे मनी फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। पैसा कौन देगा? तो फर्म देगी। किसको देगी भाई? हाउस होल्ड को देगी। फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, इसने क्या करा भाई? हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी होगी, किसको? फर्म को। इसीलिए फर्म क्या कर रहा है? इसको पैसा दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे फैक्टर पेमेंट्स। ओके, देयर आफ्टर उसके बाद क्या होगा? द हाउस होल्ड स्पेंड दिस मनी ऑन कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मगर यहां पे जो पैसा मिला हाउस होल्ड को, वो अपनी नीड्स को, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल करने के लिए मार्केट में जाएगा और वहां पे इसको खर्च करेगा जाके। ओके, प्रोड्यूस बाय दीज फर्म एंड हेंस द मनी सर्कुलेट। और ये जो चीजें बनाने वाले हैं वो है फर्म। तो यहां पे सर्कुलेशन भी किसकी मदद से होगा भैया? फर्म की मदद से यहां पे होगा। तो यहां कहानी हमें समझ में आ गई है भाई कि भाई ये हाउस होल्ड और फर्म का बीच का रिलेशन है। ओके, तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच का रिलेशन है भाई। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई एक क्या सर्कुलर फ्लो के थ्रू समझे, या तो हम लोग बोल सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू समझे। चलिए, तो हाउस होल्ड ने सबसे पहला कार्यक्रम शुरू किया, अपनी फैक्टर सर्विसेज देना शुरू करी। किसको दोस्तों? फर्म को। ठीक बात है। अब फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये इसको कुछ ना कुछ तो पेमेंट करे, मगर यहां पे ये रियल फॉर्म है। रियल फॉर्म मतलब कि रियल फ्लो है, या हम लोग इसको फिजिकल फ्लो बोल सकते हैं। तो रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो में हमेशा याद रखिएगा कि आपको मनी का इंट्रोडक्शन नहीं करना है, क्योंकि मनी थी ही नहीं उस समय। कमोडिटी टू कमोडिटी या गुड्स फॉर गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो फर्म ने क्या करा भाई? पैसे ना देने के बदले में इसको यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज दे दी, खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं करवा के दे दी, बट डायरेक्टली इसने यहां इसको पैसा नहीं दिया। अब ये जो पैसा है इसके पास आ गया, किसके पास भाई? फर्म ने हाउस होल्ड को बोला कि भैया चलो, अब नॉमिनल फ्लो की बात हो रही है यहां पे। तो नॉमिनल फ्लो में फर्म ने पैसा दिया किसको?
हाउस होल्ड को। ये पैसा पहुंच गया हाउस होल्ड के पास। अब ये हाउस होल्ड के पास जैसे ही पहुंचा, हाउस होल्ड ने बोला भैया मेरे पास पैसा आ चुका है और मुझे भी अपनी लाइफ की कुछ चीजें जो है खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज जो वो बना रहा है वो उसके काम की, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई शू मेकर है तो उसको फूड तो नहीं मिलेगा भाई, वो शूज बनाएगा तो शूज बेचेगा, उससे जो पैसा आएगा उससे वो अपनी नीड्स को क्या करेगा दोस्तों, फुलफिल करेगा। ओके, तो ये पैसा फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में हाउस होल्ड के पास आ गया। अब ये सर फैक्टर पेमेंट किस किस फॉर्म में आएगी सर? तो हो सकता है भैया उसने लैंड अपनी दी हो तो रेंट आए, लेबर अगर काम कर रही है तो उसके पास दोस्तों यहां पे वेजेस आए, और मान लेते हैं कि भैया उसने कैपिटल कहीं इन्वेस्ट किया था तो उसको यहां पे इंटरेस्ट मिले, और अगर मान लेते हैं वो रिस्क टेकर है तो उसको यहां पे दोस्तों क्या मिलने वाला है, तो सर जी प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से फर्म ने पेमेंट करी किसको भैया, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड को ये पता है कि पैसा जैसे मेरे पास आएगा मैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने मार्केट में जाऊंगा, तो ये अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर मार्केट में पहुंचेगा। बट चीजों को बनाने वाला कौन है दोस्तों, तो वो है फर्म। तो फर्म बनाएगी तो ये वापस पैसा किसके पास पहुंच जाएगा भाई, फर्म के पास पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये टू सेक्टर इकोनॉमी, म्युनिसिपल इकोनॉमी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और इससे होगा क्या सर, तो इससे होगा दोस्तों यहां पे कि मनी जो है वो सर्कुलेट होते रहेगी पूरी इकोनॉमी में। ठीक बात है दोस्तों। चलिए, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हम लोगों ने सबसे सिंपल इकोनॉमी का सिस्टम समझा, जिसमें हम लोगों ने पूरा फ्लो चार्ट के हेल्प से चीजों को समझा है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ भाई। टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो टू सेक्टर इकोनॉमी तो है, मतलब रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो का कॉम्बिनेशन तो चल रहा है, मगर बीच में एक और को जोड़ दो, किसको, फाइनेंशियल मार्केट को। तो सर ये फाइनेंशियल मार्केट तो हमें समझ में आ चुका था कि जो पैसे से हमारी मदद करता है उसको हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम लोग बैंक को, इंश्योरेंस कंपनीज को ले सकते हैं, जो कि विच ट्रांजैक्ट्स इन लोन फंड। वो किसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो लोन फंड में ट्रांजैक्शन करते हैं, वो लोन देने का काम करते हैं। सर अब ये लोन देंगे तो क्या होगा, तो भैया अगर आपको लोन मिल गया, मतलब इन लोगों ने आपको पैसा दे दिया, तो वो आपको देंगे लेंडिंग रेट पे। किस पे देंगे दोस्तों, लेंडिंग रेट पे। और लेंडिंग रेट मान लेते हैं यहां पे 8% है। अब मान लेते हैं वो लोगों से जो पैसा ले रहे हैं वो ले रहे हैं वो बोरोइंग रेट पे, और ये जो बोरोइंग रेट है दोस्तों वो है मान लेते हैं 6%। ठीक है, अब इसके बीच का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 2% का। अब ये जो 2% है सर उसका नामकरण करके बताइए, तो सर ये 2% जो है वो है स्प्रेड। अब ये स्प्रेड क्या होता है सर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंडिंग रेट एंड द बोरोइंग रेट। ये बैंकों की कमाई है, इसी से बैंक वालों को पैसा मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बोरोइंग रेट जो है 6% हो सकता है कम भी हो, 5% हो, बट लेंडिंग रेट जो है वो हमेशा ज्यादा होगा, और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बैंकों की कमाई होगी, फाइनेंशियल मार्केट की क्या होगी, कमाई होगी। इसीलिए तो वो लोन दे रहा है, इसीलिए इस मार्केट को हम लोग कमर्शियल मार्केट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका काम फ्री सर्विस देना नहीं है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपको सर्विस दी है तो उसके बदले में हम लोग पैसा तो चार्ज करेंगे, नहीं तो हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी भाई। ओके, सेविंग ऑफ हाउस होल्ड एक्यूमुलेटेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। अब यहां फाइनेंशियल मार्केट में पैसा कहां से आता है, तो भैया एकदम से हम लोगों ने क्या बोला, भैया पेड़ हिलाया और पैसा आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। तो पैसा कहीं से तो आएगा। तो हम लोग जो काम करते हैं, हाउस होल्ड जो काम करता है, उसका जो भी टोटल अमाउंट होता है वो हमेशा किसके पास रखता है भाई, वो हमेशा बैंकों के पास रखता है। तो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, हाउस होल्ड डिपॉजिट देयर अमाउंट इन द बैंक अकाउंट। जनरली सेविंग बैंक अकाउंट में वो पैसा रखता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा कहां आता है भाई, तो पैसा आता है अकाउंट में जो कि हाउस होल्ड्स का होता है। ठीक है, यूटिलाइज बाय द फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। बट वो क्या करेगा इसको, तो वो मार्केट में जाएगा और इसी सेविंग अमाउंट को मार्केट में यूटिलाइज करेगा। ओके, एंड हेंस द फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूअस। इसी के कारण इनकम जो है वो कंटिन्यूअसली दोस्तों फ्लो होती रहेगी। ठीक है ना। चलिए, तो ये बात करी भैया टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। हम लोगों ने समझा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और फाइनेंशियल मार्केट में पैसा किस तरीके से
आता है। बट इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि टू सेक्टर तो ऐसा का ऐसा ही है। एड ऑन क्या हुआ है दोस्तों, यहां पे फाइनेंशियल मार्केट एड ऑन हुआ है ना। चलिए चलिए, तो आगे हम लोग यहां पे बात करते हैं दोस्तों। हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, किसको दी सर? फर्म को दे दी। फर्म ने इसके बदले में क्या करा सर? क्योंकि रियल फ्लो था इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। किसको सर? हाउस होल्ड को। पैसा बीच में नहीं आएगा। अब हाउस होल्ड को काम करने के बोला गया, उसने कर दिया, फर्म के पास काम कंप्लीट होकर पहुंच गया। फर्म ने अब पेमेंट करी, किसको भाई पेमेंट करी सर? हाउस होल्ड को, इन द फॉर्म ऑफ, कौन कौन सा फॉर्म है दोस्तों? तो सर रेंट कहते हैं, सर वेजेस कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, और हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में पेमेंट आने वाली है किसके पास? तो फर्म से आने वाली है दोस्तों हाउस होल्ड के पास। अब ये हाउस होल्ड अपने पास पैसा ज्यादा देर तक के नहीं रखेगा और खर्चा करने चले जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि जनरली किस पे होती है दोस्तों? या तो वो खर्चा करेगा गुड्स पे, या तो वो खर्चा करेगा यहां पे सर्विसेज पे। ठीक बात है। चलिए, अब ये खर्चा कर दिया और ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाली कौन है भैया? फर्म है। मतलब पैसा वापस पहुंच गया, मतलब पूरी इकोनॉमी में इकोनॉमी का पैसा जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा, मनी जो है सर्कुलेट होती रहेगी। अब यहां एड ऑन कर दिया हम लोगों ने क्या भाई? तो फाइनेंशियल मार्केट। तो हाउस होल्ड का जो सेविंग अमाउंट है वो उसने फाइनेंशियल मार्केट में रख दिया। मैं यहां पे इसको फाइनेंशियल मार्केट में बैंक का एग्जांपल ले लेता हूं, या सरकार की तरफ से सोचूं तो मैं आरबीआई को रख देता हूं। अब ये क्योंकि कमर्शियल बॉडी है तो अपने पास पैसा नहीं रखेगा, ये लेंडिंग कर देगा किसको भाई? किसी भी फर्म को, किसी भी बाहर के मार्केट वाले को, और ये करवा देगा बोरोइंग। बोरोइंग करने के बाद फर्म इस पैसे का इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल करने के बाद ये कुछ समय बाद जो भी उसने टेंटेटिव टाइम पीरियड लिया होगा, उस टाइम पीरियड के बाद ये वापस कर देगा भैया एज इट इज विद इंटरेस्ट, है ना। तो अब ये यहां पे फर्म क्या करेगा? इन द फॉर्म ऑफ सेविंग वापस किसको दे देगा? फाइनेंशियल मार्केट को दे देगा। अब कायदे से क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल मार्केट के पास पैसा आ चुका है, अब ये फाइनेंशियल मार्केट को हाउस होल्ड को लोन देना चाहिए, बट ये यहां पे ऐसा नहीं करेगा। मतलब ये जो बोरोइंग्स है फाइनेंशियल मार्केट को किसको देना चाहिए था? हाउस होल्ड को, बट ये इसको बोरोइंग्स नहीं करने देगा भाई। काट दिया मैंने इसको, समझना ध्यान से। मतलब कि जब भी सिंगल इंडिविजुअल की बात हो तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो पर्सन पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता दोस्तों। तो ट्रस्ट नहीं कर सकता तो लोन भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा बैंकों का नुकसान होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब लोन तो दे दिया, रिकवरी ही नहीं कर पा रहे, तो रिकवरी के लिए और पैसा लगा जा रहा है, लगा जा रहा है, लगा जा रहा है, मगर वापस कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बैंक भी क्या करे? इसीलिए उसने कहा कि भाई इंडिविजुअल पर्सन को हम लोग लोन नहीं देंगे, वो हमें क्या दे? सेविंग का अमाउंट दे, हम लोग उसको इंटरेस्ट दे देंगे। सेविंग बैंक डिपॉजिट का जनरली इंटरेस्ट 4% होता है, उतना इंटरेस्ट देंगे, उसके अलावा हम लोग आपको कुछ भी प्रोवाइड यहां पे नहीं करने वाले, ऐसा इनका कहना है। तो यहां पे हम लोगों को फाइनेंशियल मार्केट के एंट्री के साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन सिंपल इकोनॉमी समझ में आ गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे यहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब ये 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन इंटरफियर करेगा सर? तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में इंटरफियर करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है ना। चलिए, तो यहां पे हम लोग पहले ये समझे कि ये जो गवर्नमेंट है ये बीच में आ गई है। ये जो गवर्नमेंट है बीच में आ गई है दोस्तों। किसके बीच में आ गई है? तो ये आ गई है सर हाउस होल्ड के, और दूसरा आ गई है फर्म के। अब ये दोनों से बना के रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि भैया सरकार से आप उलझ नहीं सकते भाई, क्योंकि वो सुलझने नहीं देगी। एक बार अगर उलझ गए तो फिर सुलझने नहीं देगी। और गवर्नमेंट का रिलेशन अच्छा खासा फाइनेंशियल मार्केट से भी होगा। ठीक बात है भाई।
लेन देन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मार्केट के साथ भी होगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में मैं यहां बिठा दूंगा पप्पा को, पैसों के जो पप्पा है उनको बोलते हैं आरबीआई। क्या बोलते हैं भाई? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं दोस्तों इसको। चलिए, तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग ये पहले समझ ले कि 3 सेक्टर इकोनॉमी को हमें लिखना क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड, जो हमारा पहला सेक्टर है, दूसरा फर्म एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर तो मेरे भाइयों याद हो गए होंगे आप लोगों को। गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। भैया बिना सरकार के कुछ नहीं हो सकता, और सरकार अपने जो काम करती है वो विद द हेल्प ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज करती है। तो सरकार का एक ही काम है, टू डू अ गुड गवर्नेंस। ध्यान रखे, ख्याल रखे और चीजों को बनाए ताकि लोगों का भला और भला और भला हो सके। भला ही भला करने के लिए तो सरकार बैठी हुई है यहां पे। चलिए, तो यहां पे हम लोगों को समझ में आ गया भाई कि चीजें तो है वो सारी मस्त चल रही है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड की। तो सरकार का हाउस होल्ड से क्या रिलेशन होगा भाई? तो सरकार हमें क्या दे सकती है? तो सरकार हमें दे सकती है भाई सुविधाएं। सुविधाओं में क्या दे सकती है भाई? तो एक काम कर सकती है, बोलती है चलो भाई सब्सिडी ले लो। अब सब्सिडी सरकार का देखा जाए तो एक नुकसान है, मगर सोशलिस्ट इकोनॉमी के हिसाब से, जो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोशिश करती है वो टू डू मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर की। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो सोशल वेलफेयर करेगी और आप लोगों का भला करने की कोशिश करेगी। बट यहाँ पे जो भी वो भला करेगी इन द फॉर्म्स ऑफ पेमेंट करेगी, और पेमेंट जनरली 2 टाइप की होती है। पहली होती है ट्रांसफर पेमेंट और दूसरी होती है फैक्टर पेमेंट। अब ये ट्रांसफर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट क्या होती है पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों इसको। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब वो जो बिना किसी काम करे भी मिले उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। कैसे भाई? ध्यान से सुनिएगा। तो ट्रांसफर पेमेंट में आता है ओल्ड एज पेंशन। जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर हो चुके हैं उनको ओल्ड एज पेंशन मिलेगी यहां पे। बट उसके लिए कभी ना कभी उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। ठीक है, सरकार सहायता करना चाहती क्योंकि 60 ईयर्स के बाद वो फिजिकली इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि ये सारी चीजें वो कर सके। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं, अगर वो मान लेते हैं फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, उनके पेरेंट्स नहीं कैपेबल है कि उनको पढ़ा सके, तो यहाँ पे उन टैलेंटेड बच्चों को क्या दी जाती है? सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दे दी जाती है। तो यहाँ पे ये भी कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे, और वो जो ओल्ड एज पेंशन वाले हैं वो भी कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे। अभी उन्हें कभी ना कभी किया होगा। तो ऐसा पैसा जो सरकार लोगों को दे रही है मगर बिना प्रोडक्टिव वर्क्स के, उनको कहा जाता है ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम। ठीक है, उनके लिए इनकम और सरकार के लिए पेमेंट हो गई। बट इसी तरीके से देखा जाए तो जब लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और काम करने के बदले में अगर उनको पैसा मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे फैक्टर पेमेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? यहां पे फैक्टर पेमेंट। और वो बंदे के लिए क्या हो गया? फैक्टर इनकम हो गया। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, सेमी गवर्नमेंट कंपनियां, स्टेट कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो जो सरकार चला रही है और सरकार जो पेमेंट करेगी उसको बोलेंगे हम लोग यहां पे फैक्टर पेमेंट। हमें एक बात याद रखनी है कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हमेशा फैक्टर पेमेंट आएगा, क्योंकि यहां पे प्रोडक्टिव सर्विसेज को ही काउंट किया जाता है, अदरवाइज इसको काउंट यहां पे नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि भाई रिलेशन क्या है भाई गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का। तो ट्रांसफर पेमेंट, जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चे जो है चुन्नू मुन्नू दोस्त हमारे, तो उनको मिलने वाली है यहां पे स्कॉलरशिप, और जो ओल्ड एज हो चुके हैं भाई 60 ईयर्स प्लस हो चुके हैं उनको मिलेगा यहां पे पेंशन। अब 60 ईयर से बढ़ के मान लेते ये 80 प्लस पे आ गए हैं तो इनको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। ये एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों। फैक्टर इनकम फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ द हाउस होल्ड, जो भी सरकारी कंपनियों में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख सकता हूं यहाँ पे बीपीसीएल, मैं लिख सकता हूं एचपीसीएल, फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पे बीएचईएल, फिर लिख देता हूं मैं गेल, सेल। मैं ऐसी कंपनियां लिख रहा हूं जहां पे ये लोग मेहनत करेंगे और इनको क्या मिलने वाला है? इसका पैसा मिलने वाला है। तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे
फैक्टर इनकम, जो कि कैलकुलेशन में काम आएगा किसके, नेशनल इनकम के। ये बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई का चहेता क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है, तो ये पूछा जाता है बहुत बार। हम बात करेंगे अब यहां पे रिलेशन बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड के लिए तो सब कुछ कर दिया, मगर बारी अब आ गई है हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड गवर्नमेंट के लिए क्या करेगा, तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से पैसा देगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाई टैक्स है। अब ये सर टैक्स क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपलसरी फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज टैक्स। आप भाई कुछ लेके तो आए नहीं हो, यही रिसोर्सेज जितनी अवेलेबल है वो यूज कर रहे हो और चीजों को बना रहे हो, तो सरकार बोलती है चीजों का इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा भैया, चीजों के इस्तेमाल करने के बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, जिसको सरकार ने कहा टैक्स। टैक्स जनरली दो टाइप के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होता है, मतलब मिस्टर चुन्नू पे लगाया गया तो मिस्टर मुन्नू नहीं दे सकता। समझ में आया भाई, मतलब कि नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब चुन्नू पे अगर टैक्स लगाया गया है तो मुन्नू इसको भर नहीं सकता। ये जनरली इनकम टैक्स हम लोग सुनते हैं आजकल, तो इनकम टैक्स आपने इनकम जनरेट करी तो आप टैक्स दोगे, मुन्नू ने जनरेट करी तो मुन्नू देगा। यही अगर फर्म की हम लोग बात करें, कंपनियों की बात करें, तो वो यहां पे कॉर्पोरेशन टैक्स देगी। मतलब कि सीधी सीधी लैंग्वेज में ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। सर इसको लागू कौन करेगा, इंपोज कौन करेगा, तो सर यहां पे करने वाले हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीडीटी इसको एप्लीकेबल करेगी और आप लोगों को ये टैक्स भरना कंपलसरी है, नहीं तो फाइन्स और पेनाल्टीज बहुत हैवी है भाई, ठीक है। बट एक और टैक्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। नाम में समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं देना है आपको, इनडायरेक्टली क्या करना है, इस टैक्स को आपको देना है। अब जब इनडायरेक्ट टैक्स देंगे तो लगाया किसी और पे गया है और दे कोई और रहा है, तो ये बहुत इजीली ट्रांसफरेबल टैक्स हो गया, ठीक है। इसको इंपोज करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम जीएसटी ले सकते हैं, सेल्स टैक्स ले सकते हैं, वैट ले सकते हैं, कस्टम ले सकते हैं, एक्साइज ले सकते हैं, सैंडवैट ले सकते हैं। तो ये सारे हम लोग अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहां पे ले सकते हैं। तो हाउस होल्ड का मेन काम है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस है। टैक्स इज द बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट और इसी से सरकार प्लान्स एंड पॉलिसीज को बना सकती है, केपेबल होती है कि हमारे लिए कुछ अच्छा वो कर पाए, ठीक है। मनी फ्लो बैक टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स चार्ज बाय द सीबीडीटी एंड वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस जो है हमारे डायरेक्ट टैक्सेस है जो कि ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, जिस पे लागू करे हैं, जिस पे लगाए गए हैं, जिस पे इंपोज करे गए हैं, उसी को देना है, दूसरा इसको नहीं दे सकता। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फर्म एंड गवर्नमेंट। भैया कंपनी और सरकार के बीच में क्या रिलेशन है, तो भैया कंपनी भी गवर्नमेंट को क्या देगी भैया, टैक्सेस देगी। बिना टैक्स के तो उसका काम चलता नहीं है। मनी फ्लो फ्रॉम फर्म इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लाइक कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स। तो भैया सेल्स टैक्स भी देने का काम फर्म का होगा और कॉर्पोरेट टैक्स देने का भी काम किसका होगा दोस्तों, यहां पे फर्म का होगा। बिना टैक्स के ये कंपनियां चलने नहीं देगी सरकार, फिर क्योंकि ये तो हमारी ही रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फर्म, गवर्नमेंट और फर्म के बीच में हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं यहां पे। Money flow to the firm by government when later grant subsidies and make payment the former for purchases of goods and services produced by the firm। मतलब यहां पे ये कहा गया है कि मनी जो है वो फ्लो होगी पहले फर्म, फर्म मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बनाने वाली जो यूनिट है उसको कहा जाता है यहां पे फर्म। फर्म से गवर्नमेंट के पास पहुंच गई भाई, चलिए भैया फर्म ने गवर्नमेंट को पैसा दिया, मगर गवर्नमेंट ने बोला यार तुम लोग अच्छा काम करते हो यार, बहुत अच्छी चीजें बनाते हो, तो हमें काम करते हैं कि तुम्हें हम लोग दे देते हैं सब्सिडी। तो सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है। ऐसे ही अगर सरकार ने कुछ ट्रक्स खरीदे, देखे होंगे आपने मिलिट्री के जो ग्रीन ग्रीन ट्रक होते हैं उस पर लिखा रहता है टाटा। टाटा सरकारी कंपनी तो है नहीं, तो उसने जो ट्रक बेचे सरकार उसको पैसा भी देगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर पेमेंट। तो सरकार फर्म को सब्सिडीज भी देती है ताकि वो पुश
पुश कर सके कि आप और अच्छा काम करें और सरकार के लिए मदद करें, लोगों का भी बहुत ज्यादा वेलफेयर का सोचे आप लोग, ठीक है ना। तो मेडिकल इंडस्ट्री में अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है, हमें एलपीजी सिलेंडर पे भी सब्सिडी मिलती है, क्योंकि बिना खाने के कैसे काम चलेगा। और एक और चीज याद रखिएगा भैया, एक उज्ज्वला योजना है जो आप देखेंगे कि जो आपके यहाँ रेड कलर का सिलेंडर आता है जिसको डोमेस्टिक एलपीजी कहा जाता है, उसमें उज्ज्वला सिलेंडर कहा जाता है, उसको उज्ज्वला कहा जाता है, उसमें आपको डोमेस्टिक सिलेंडर यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये डोमेस्टिक सिलेंडर आपको मिलेगा भाई, पक्का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स एंड पॉलिसीज लेके आ रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और बाकी सारी चीजों के लिए भी। तो हम लोग को यहां समझ में आ गया कि भैया जो गवर्नमेंट है और फर्म का रिलेशन क्या। तो रिश्तेदारी हम लोगों ने पूरी समझा दी भाई। काय की रिश्तेदारी समझा दी सर आपने? तो रिश्तेदारी ऐसी समझाई हो या हम लोगों ने कि सरकार के साथ फर्म की, और दूसरा कौन है भाई हमारा सेक्टर जिसका नाम है हाउस होल्ड, उनकी रिश्तेदारी कैसी थी, इनके बीच में संबंध कैसे थे, अच्छे थे, गुड रिलेशन थे या बैड रिलेशन थे। मगर हमेशा गवर्नमेंट से गुड रिलेशन ही होते भाई। गवर्नमेंट से अड़ना मतलब आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है, क्योंकि उनके पास इतने सारे लॉज बैठे हुए हैं, इतने सारी चीजें हैं कि अगर एक भी गलती करी तो आप पे बहुत भारी पड़ जाएगा भाई। इसीलिए सरकार के नियम को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि वो सारे नियम सिर्फ और सिर्फ हमारे वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए बनाया जाता है। किसी भी तरीके से उससे हमारा नुकसान नहीं होता, हमें बचाने के लिए ही सारे लॉज बनाए जाते हैं ना। चलिए, तो हमें रिलेशंस तो यहां पे समझ में आ गए। अब हम लोग समझने वाले हैं यहां पे भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है डिफरेंट इकोनॉमी में, 3 सेक्टर इकोनॉमी में हम लोगों ने देखा कि रिलेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला सेक्टर था जिसका नाम था बेटा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था भाई। किसके साथ चल रहा था सर? तो वो चल रहा था फाइनेंशियल मार्केट के साथ। अब ये फाइनेंशियल मार्केट का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है भाई। किसका? हाउस होल्ड और फाइनेंशियल मार्केट का। हाउस होल्ड ने अपना पैसा जमा करवा दिया किसके पास दोस्तों? फाइनेंशियल मार्केट के पास। अब फाइनेंशियल मार्केट तो कमर्शियल मार्केट है, ये अपने पास पैसा नहीं रखेगा, ये पैसा किसी को दे देगा भाई। तो दूसरा हमारा जो सेक्टर है उसका नाम है फर्म। तो ये बोलेगा भैया चलो इसको पैसे को आप क्या कर लो, मुझसे बोरो कर लो भाई। अब ये पैसा इस्तेमाल करेगा, उसके बाद इसको वापस लौटा देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इसकी सेविंग्स। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा कि फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड को भी बोलेगा भैया अब आप पैसा ले सकते हो। क्यों पैसा ले सकते हो भाई? तो हमें पता चल चुका है कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है किसके साथ? सरकार के साथ। तो सरकार के आने के कारण, गवर्नमेंट सेक्टर के आने के कारण यहां पे हाउस होल्ड को भी लोन दिया जाएगा। यह बात एग्जाम में याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग यहां पे जो हमारा एक सेक्टर जुड़ रहा है जिसका नाम है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को हम लोगों ने जोड़ दिया। गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मार्केट के साथ कैसा रिलेशन है भैया, हम लोग ये देखेंगे। तो गवर्नमेंट जो है अपना पैसा भी किसके पास रखेगा भैया? फाइनेंशियल मार्केट के पास रखेगा, इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स। और अब क्या करेगा भाई यहां पे कि भाई आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है सर, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये बोरोइंग्स की भी फैसिलिटी देंगे यहां पे, ठीक बात है। चलिए, अब यहां पे समझ में आ गया हम लोगों को कि गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट का भी रिलेशन अच्छा खासा चल रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा भैया? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट तीनों को कनेक्टेड करना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या दे सकती है सर? तो गवर्नमेंट को सर ये दे सकती है टैक्सेस, और टैक्सेस दोनों हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है और डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी दे आर पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स दे आर पेइंग द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज imposed by CBDT and the indirect tax is imposed by the CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। गवर्नमेंट अब हाउस होल्ड को क्या देने वाली है सर? तो वो देने वाली है सर पेमेंट। अब ये जो पेमेंट है वो दो टाइप के हो गए भैया। एक तो हो गई पहली ट्रांसफर पेमेंट, जो बिना किसी प्रोडक्टिव वर्क के किया जाए उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट, सरकार ये देगी। ओके,
चलिए दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। ये सरकार उन लोगों को देती है जो इनके काम के होते हैं, काम करके देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं यहां पे फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। अब सरकार का फर्म के साथ रिलेशन कैसा है भाई? तो सरकार फर्म को देने वाली है सब्सिडीज। अच्छा काम करोगे तो चीजों को बनाने में आपको चीजें सस्ती पड़ेगी। और दूसरा, सरकार अगर कुछ सामान खरीदती है तो उसके बदले में आपको पेमेंट करेगी, विच इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। ठीक है ना भाई? चलिए फैक्टर पेमेंट कर दिया, जैसे मैंने टाटा के ट्रक का एग्जांपल लिया था भाई। अब फर्म की जिम्मेदारी बनती है भाई कि ये गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसा दे इन द फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस। तो ये जो टैक्सेस के फॉर्म में देगी वो क्या क्या देगी सर? तो ये डायरेक्ट टैक्स देगी और इनडायरेक्ट टैक्स भी देगी भाई। तो डायरेक्ट टैक्स जो है यहां पे क्या हो जाएगा सर? तो यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स। और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स दे देगी भैया ये सेल्स टैक्स। तो सर वो जो रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो था वो गायब हो गया क्या? नहीं भैया, वो गायब नहीं हुआ, वो भी है, उसको भी अपन लेके आ रहे हैं अभी। चलिए ध्यान से समझिएगा, इनके बीच में जो रिलेशन था वो अच्छा खासा चल रहा था भाई। ध्यान से समझिएगा, हाउस होल्ड ने काम करके दिए किसको भाई? फर्म को। हाउस होल्ड ने जो काम करके दिए फर्म को, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे, क्या बोलते हैं भाई? फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। अब इसके बदले में फर्म, क्योंकि रियल फ्लो है तो पैसा नहीं दे सकती, तो क्या दे सकती है सर ये? तो ये दे सकती है सर गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म का काम कंप्लीट हो गया, अब पेमेंट करनी है, नॉमिनल फ्लो आ चुका है, तो फर्म पेमेंट करेगी भाई किसको? हाउस होल्ड को, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। और ये जो फैक्टर पेमेंट है कितने तरीके से होगी सर? तो भैया लैंड वाले को मिलेगा रेंट, और क्या मिलेगा भैया? लेबर को वेजेस, और क्या मिलने वाला है भाई? तो इंटरेस्ट मिलेगा जिसने कैपिटल लगाई है, और प्रॉफिट मिलेगा जो कि रिस्क टेकर है। और कॉमर्स वाले हमेशा क्या होते हैं भैया? रिस्क टेकर होते हैं। हम लोगों को ये बात पता चल चुकी है, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। चलिए, तो इस तरीके से ये पेमेंट हुई। अब ये पैसा पहुंच चुका है दोस्तों किसके पास? हाउस होल्ड के पास। और हाउस होल्ड क्या चाहता है? हाउस होल्ड अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहता है। तो हाउस होल्ड अपनी नीड्स को फुलफिल करने जाएगा भाई, और वो जो अब यहां पे खर्चा करेगा फाइनल, उसको हम लोग क्या नाम देंगे दोस्तों? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या नाम देंगे दोस्तों? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरली किस पे होगा दोस्तों? या तो वो गुड्स पे होगा या तो सर्विसेज पे होगा। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो 3 सेक्टर इकोनॉमी में इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों बात क्या याद रखनी है? बात सर एक ही याद रखनी है कि इसके जो एरोज है वो याद रखने हैं। हमें अलग अलग मार्केट में अलग अलग रिलेशंस मिलेंगे, मगर सारे रिलेशंस को हम लोगों को बनाना है, और ये रिलेशंस अगर सही बन गए तो हमें मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा ये जो 3 सेक्टर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम तक के आपको पूरा का पूरा यहां पे काम आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों? तो यहां पे हम लोगों ने कहानी पूरी क्लियर कर दी भाई अपनी। तो आज समझ में आ गया हमें कि भैया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो अलग अलग इकोनॉमी में है वो किस तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे काम होते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। करना पड़ेगा एक छोटा सा काम। कौन सा छोटा सा काम है सर? इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।